बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला सबके लिए सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हो, आसानियाँ पैदा फरमाए। आसानियाँ अगर आपने पैदा फरमानी है जी, अगर आपने, वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात अगर किसी के लिए आसानी कर दे तो क्या बड़ा कमाल ही हो जाए, बट कोशिश करनी चाहिए कि किसी की ज़िंदगी हमें, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पलट कर आपके साथ भी अच्छा हो, तो छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। वो छोटी नेकियां ही पलट कर आपकी तरफ आती हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपके लिए कैसे वो सुकून का सामान बनता चला जाता है। अच्छा जी, सीएम साहिबा कल बड़ी मुतहरिक नज़र आई। सैलाब ज़दगान से उन्होंने मुलाकातें भी की और बड़ा अच्छा फील होता है जब आप जाकर सिर्फ आपकी अपेरेंस जो है ना वो बड़ा सुकून दे देती है। शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव होते थे, लोगों के पास जाते थे, गुफ्तगू करते थे, जाकर लोगों के मसाइल पूछते थे। अब उस पर क्या होता है कि आपकी टीम की दौड़े लग जाती हैं। उनको पता होता है कि जी सीएम साहिबा आ रही हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी वो पूछ सकती हैं। अब इंतजामात तो बहुत अच्छे किए गए हैं, वो इंतजामात अब ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं जब खुद सीएम वहाँ पे पहुँचती हैं। लोगों को तसल्ली हो जाती है, बच्चों से मुलाकात करना, उनको पूछना कि उनको नाश्ता यहाँ पर मिला या नहीं मिला, क्या मिला है, यहाँ पर पंखे चल रहे हैं, यहाँ पर इंतजामात कैसे, तो ये चीज़ें जो है ना सिर्फ अपनाइयत का एक सबूत देती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि दूसरी जानिब रावी की सूरत हाल, सैलाब ज़दगान जो हैं उनके लिए अब ऑल्टरनेट प्लान क्या होगा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल शहर का मौसम कल जो था थोड़ा सा गर्म भी लगा, गर्मी थी, बट शाम के टाइम जो है वो फिर बादल भी नज़र आए। वो जो हमने 10-15 दिन पहले वाली शदीद हब्स और गर्मी था उससे बेहतर सूरत हाल है, बट अब बारिश के इम्कानात कितने हैं वो हम आगे आपको चल के बताएंगे। एंड यस, जिनकी बर्थडे है वो भी हम 11 बजे वाले सेगमेंट पे विश करेंगे जी। अभी कुछ मौजूदा सूरत हाल और सीएम साहिबा कितनी एक्टिव हैं, क्योंकि राव साहब ने हमें आज ज्वाइन किया तो सीएम साहिबा की एक्टिविटीज़ वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। सो राव साहब, हम जिक्र करें सैलाब ज़दगान की, सो क्या क्या काम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के एंड से, सीएम साहिबा कितनी एक्टिव है इसको लेकर? देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब को तो गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि चूंग में गई, उससे पहले मुल्तान और फिर उसके बाद दीगर जंग और दीगर इलाकों का दौरा किया जहाँ पर फ्लड्स की वजह से रिलीफ कैंप्स लगाए गए और मुतासिरीन की तादाद भी ज़्यादा थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपने बात कर दी अपने इंट्रो में कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई भी हो उसका स्पॉट पे पहुँचना मानी खेज इसलिए बन जाता है कि फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़ाहिर है हरकत में आना पड़ता है और फिर उसके बाद नकवी साहब की उसमें शिकायत का अजाला फौरी होता है। और अभी चूँकि चूंग में काफ़ी कैंप्स लगाए गए हैं, फ़िलहाल तो कोई 39 साल बाद जो है वो दरिया रावी बफरा है और दरिया रावी में फ्लड्स की वजह से, उसके बाद इवन के अगर सतलुज और ब्यास की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो इसी तरह ही होती थी। कभी कभार पानी, यानी वंस इन अ ब्लू मून कभी पानी आ गया, तो इस मरतबा बैक वक्त तीनों दरियाओं में पानी देखने को मिला है और जिसकी वजह से बड़े ज़्यादा अजला जो है वो इफेक्ट हुए हैं और तकरीबन 2 लाख एकड़ से गुज़श्ता रोज़ तक 2 लाख एकड़ से ज़ायद की जो अराज़ी थी, खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जिसमें चावल की फसल है, गन्ना, मकई, चारा और दालें, मेवे और दीगर फसलें। तो नुकसान तो हुआ है और इस नुकसान के बाद अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो अगर घर में बैठेगी तो फिर वो ऑब्वियसली, आपने ऐलानात भी किए जा रहे हैं। मैं देख रहा था चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि इंडियन पंजाब है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ की गर्दौरी करवा कर हर चीज़ का अजाला किया जाएगा। और अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हर चीज़ का अजाला कर देती हैं, देखिए कुदरती आफत का मुकाबला ऑब्वियसली एक मुश्किल मरहला होता है, इसमें रेस्क्यू टीम्स का, और आपको मैं 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले 48 और 72 घंटे कंटिन्यूसली ड्यूटियाँ दी हैं मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम्स ने, और वो ये कह लें कि उनकी बस हो चुकी हुई है। वो बड़ा मुश्किल है और इस सारे प्रोसेस को आगे रिलीफ ऑपरेशन को अब कंटिन्यू करना, उसके बाद फिर नुकसानात का अजाला, इसमें रिपोर्ट्स तो इकट्ठी की जा रही हैं और अल्लाह करे कि गवर्नमेंट वाकई में इनका नुकसान का अजाला किसानों का कर दे, क्योंकि हमने देखा है कि इस सारी बेल्ट में कोई बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं हैं। अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ पर तो आपको फ्यूडल लॉर्ड्स के नाम
नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर 10-10, 12-12 एकड़ वाले छोटे किसान और जो उनकी जमा पूंजी थी वो यानी फसल, उनकी एक उम्मीद होती है फसल तैयार होगी तो वो एक उम्मीद होती है उनकी मुआशी सूरत को बेहतर करने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके नुकसानात का अजाला ख़ास तौर पर फसलों के हवाले से जो है वो लाजमी करना चाहिए। फसलों के हवाले से एंड यस बहुत ज़रूरी है जी, अपनी छत होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कैंप में कितनी देर गुजारा होगा। फ़ौज की खिदमत लेने का फैसला भी किया गया है सैलाब ज़दगान के हवाले से। इरफान साहब ना देखें, ये सैलाबी सूरत हाल जो है ये इसको आफत के तौर के ऊपर अब लिया जा रहा है, क्योंकि 38,75,000 लोग जो हैं वो इस सैलाब से सिर्फ पंजाब के लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इस सूरत हाल में आप देखें कि ये 38 लोगों को जो उनकी केयर करना, उनको टैकल करना, ये सिर्फ जो ज़िला इंतज़ामिया है जिसमें हमारे पास रेस्क्यू की, जैसे आप राव साहब ने कहा कि उन्होंने जो है वो 48 घंटे या 3 दिन उन्होंने मुसलसल ड्यूटीज़ जो अदा की। तो ये जितनी बड़ी आफत है, जितना बड़ा सैलाब है, जितनी बड़ी तबाही हुई है, इसके लिए सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया नहीं, और इसके लिए हमें अपने वही इदारे जो हमेशा मुश्किल में जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होते हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसको अब उनको जो है उनकी खिदमत दी जा रही है, और उसके लिए सर्वे किया जा रहा है। जैसे मैंने सर्वे में बताया आपको कि ये सर्वे जो अभी कंप्लीट हुआ है इसमें 38,75,000 लोग इफेक्ट हुए हैं सैलाबी। इसमें किसान भी हैं, इसमें रिहायशी लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने जानवर वहाँ पे रखे हुए थे, कई लोगों के घर तबाह हो गए। तो ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके साथ साथ इसकी बहाली, इसके लिए हमें पाक फ़ौज की डेफिनेटली जब भी कोई बड़ा ऐसी तूफ़ान आया है, सैलाब आया है, कोई बिल्डिंग क्लैप हो गई या कोई बहुत बड़ी आफत आ गई, तो उसमें पाक फ़ौज जो है वो अवाम के साथ शाना बिशाना खड़ी होती है। और आपने केपी में भी देखा होगा कि केपी में किस तरह पाक फ़ौज की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे हालात ज़्यादा जो वर्स्ट थे, ना तो वहाँ पे उस तरह रेस्क्यू की फैसिलिटीज़ थी, ना जो गवर्नमेंट थी उसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो इतना हैवी सैलाब जो है उसको जो है वो केयर कर सकते हैं उन लोगों की। तो इसके लिए पाक फ़ौज को वहाँ पे तलब किया गया था, और उसमें आपने ऑपरेशन देखा होगा कि किस तरह पाक फ़ौज ने वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को वापस आबादकारी के लिए बहुत हेल्प की गई, क्योंकि जो घर तबाह हो गए थे, जो चीज़ें डैमेज हुई थी, उनको वहाँ से निकालना और उन चीज़ों को दोबारा से रीस्टोर करना ये आम बात नहीं थी। बिल्कुल आपने तो अब भी यहाँ पे ये सूरत हाल जो है, इसके लिए पाक फ़ौज को तलब करना मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है, और इनको पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत तबाही हुई है, बहुत तबाही हुई है। राव साहब 24 घंटे खबर में लिखा है जी, मजीद अहम है नए रेलों के हवाले से। अभी जो पानी का लेवल था, ये जो बात इस पे बहुत ज़्यादा हो रही है, ये इरफान साहब इंटरेस्टिंगली अगर आप इंडियन सोशल मीडिया को या इंडियन लोगों को देखें तो वो बात ये कर रहे हैं कि ये मैन मेड है, क्योंकि 2 लाख क्यूसिक तक का पानी तो आ रहा था, 1 लाख उसमें प्लस किया गया, तो इसको 2.5 से 3 लाख बनाने की कोशिश की गई, यानी 1.5 से 2 लाख का रेला एक्सपेक्टेड था, आना ही आना था। और डैम अगर 15 दिन तक जो इंडियन डैम्स थे उनमें ये बातें तो ऑलरेडी हो रही हैं। ऐसे नेपाल ने जब विजिट किया था वहां पे, तो उसी वक्त उन्होंने कहा था ये मैन मेड है और इंडिया जो है इसको अभी जारियत कर रहा है, अभी जारियत। और ये बातें तो अब वहां पे हम कर रहे थे, अब वहां पे इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि आप 15 दिन रोक सकते थे। ऑलरेडी अगर एक फ्लो है उसका तो उसको जाने दिया जाता, 15 दिन बाद दूसरा पानी छोड़ा जा सकता था, और फिर वो स्पेलवेज तोड़ने की और सारी ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें कुदरती आफत के साथ साथ जाहिर है बारिशें तो मैन मेड नहीं है, बारिशें तो, लेकिन ये जो रेला छोड़ना और पानी छोड़ना ये मैन मेड थी। और इसमें दोनों तरफ से पंजाब बुरी तरह से हिट हुआ है, दोनों ममालिक के पंजाब, तो ये सोचने की बात है। और इसमें अभी भी ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में, चूंकि बारिशों का सिलसिला अब कल थमा है, कल बारिशों का सिलसिला थमा, डे बिफोर यस्टरडे तक अगर आप देखें तो एक पूरा वीक बारिशों का गया है, और सारी जो बारिशें ऑब्वियसली इनका जो फ्लो है वो रिवर्स की जानिब पानी का होना है, तो फिर मामूली होगी। लेकिन अब गैर मामूली सूरत हाल, मेरा नहीं ख्याल कि अब गैर मामूली सूरत हाल होगी, थोड़ा इसमें उतार चढ़ाव आएगा, बट अभी क्योंकि 2.5 लाख तक की कैपेसिटी तो दरिया रावी की है, इससे ऊपर जाएगा तो फिर वो फ्लडिंग की सूरत हाल बनती है। लेकिन ये 80-90 में रहेगा। इंतजामिया वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर
इंतज़ामिया रेस्क्यू, और अब फिर आपने जब फ़ौज की मदद भी लेनी है तो फिर इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। बट अभी ज़रूरत इस अमर की है कि जो मुतासरीन हैं उनके लिए कोई प्रॉपर प्लान हो। ऑल्दो अच्छे इंतजाम भी किए जा रहे हैं, CM साहिबा खुद मामलात को देख रही हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल अगर इनके लिए छतों का इंतजाम भी हो जाए, अपने घरों का इंतजाम भी हो जाए, तो बहुत सारे मसाइल इनके हल हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर ये है कि आटा महंगा बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कल हमने आपसे खबर शेयर की थी कि आटा महंगा हो गया जी, और उसके बाद नान और रोटी वाले भी कह रहे हैं हमने कीमतें बढ़ा देनी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इजलास में फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी, दफ़ा 144 नाफिज। STOs पैरा को गंदम की खरीदारी और ज़ख़ीरांदोज़ी रोकने के लिए हवाले से जो है वो इख्तियार दिए गए। राव साहब क्या कहना था CM साहिबा का? फ्लड्स की आड़ में हमने देखा है कि हमारे यहाँ तो वैसे रमज़ान आए या कोई आफत आए, आपने नहीं देखना, जलजला आए, कोई आंधी तूफान आए, तो फौरी तौर पर जो ग्राम फरोश माफिया है ये सरगर्म होता है और फिर उसकी झलक आप देखते हैं कि मरकज़ी मंडियों से नीचे आम दुकानों तक भी उसकी, यानी अगर खबर भी आ गई है ना तो परचून की दुकान पे आपको रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी ना हो, फिर भी उस पर एग्जीक्यूशन होती है। इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि 20 किलो आटे का थैला जो आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा था उसको फ्लोर मिल्स को भी पाबंद किया है कि 1810 रुपये का ये आप बेचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे। और 10 किलो का जो आटे का थैला है वो 905 रुपये का। बल्कि इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और 144 सैंक्शन को नाफज किया है हर हाल में, ताकि मौजूदा सूरत हाल में कम अज़ कम लोगों को आटा तो कम अज़ कम मुयसर हो। हालांकि वैसे देना तो गवर्नमेंट को चाहिए ये, लेकिन बहरहाल अगर गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पर भी दिलवा देती है तो ये भी एक, इसको आप कह सकते हैं किसी हद तक रिलीफ, इसकी कम अज़ कम अफरा तफरी ना हो। तो इस पर अब रोटी की कीमत भी बढ़ने जा रही थी, वो भी 14 रुपये पर, उसको भी नाफज करेंगे। पीरा का भी इम्तिहान है, जिस डिपार्टमेंट को बनाया ही इस मकसद के लिए गया है, होर्डिंग्स ना हो, प्राइस हाइक ना हो और अमल दरामद हो। जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से निकलने वाली लिस्ट है उस पर अमल दरामद हो। तो तीनों काम अब पीरा को करने हैं हर हाल में। पीरा का इम्तिहान है। पीरा पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और एक अलग से फोर्स तश्कील दी है। लेकिन जिस तरह से मैं देखता हूं कि उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां और वो वैसे डाला कल्चर खत्म होने जा रहा है, लेकिन पीरा के पास डाला कल्चर जो है वो आया है और अल्लाह करे कि ये डिलीवर कर दे, दुआ है। वैसे अभी तक की जो सूरत हाल है, ये शिकायत आनी नहीं चाहिए थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब को नोटिस लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी जी, नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन फिर भी चूंकि इस हमारे यहाँ आपको पता है कि एक वतीरा है और ग्राम फरोश माफिया फौरी तौर पर सर उठाता है, तो इन सरों को अब कुचलने का वक्त है। एक तरफ रिलीफ सरगर्मियां और एक तरफ ये ग्राम फरोशों के उठते जो सारे, इनको कुचलने की जरूरत है। और इसके लिए पीरा को ना सिर्फ फ्री हैंड दिया थी बल्कि इनके ऊपर भी चेक रखने की जरूरत है। वही ना, CM साहिबा को बाकायदा मॉनिटरिंग करके फीडबैक लेते रहना चाहिए। स्पेशल ब्रांच और IB से इन पर भी चेक रखें ताकि अच्छी सजेशन है ये भी कम अज कम, चूंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस में तमाम रिपोर्ट जाती हैं। इरफान साहब की मुस्कुराहट से कुछ मेरे ख्याल से मैं सवाल देखिए, राव साहब तो ऐसे तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि ये हो गया। इसी खबर के साथ साथ ये भी सुन ले ठहर जाए इनसे करा ले। मैं आपको बताता हूँ, मुझसे करवा ले, मैं आपको ज्यादा बेहतर बता दूंगा कि कहाँ पे पीरा आपकी क्या कर रही है। सुन ले बात, अभी बात सुन ले प्लीज। सकता है ना, कोई भी नहीं दे सकता। रिपोर्ट को सब बात सुन ले पहले। आप दे, हम निशानदेही करें, मैं करवाता हूँ रेट। राव साहब आपको नहीं पता कि हर दुकान मैं भी कह सकती हूँ कि गलत निशानदेही नहीं करेंगे। आप चांद से आए हैं, चाइना से आए हैं, आप चाइना से आए हैं अभी देखिए, आप इस तरह ना करें। इसी खबर के मुताबिक गंदम की कीमत 3000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। जब ये गंदम का सीजन था 2400 रुपया सरकारी रेट, मतलब कि सरकार ने तो रेट नहीं दिया, लेकिन 2400 रुपया गंदम जो है वो बिक रही थी। कई जगह पे 2200 रुपया, कई जगह पे 2100 रुपया। अब गंदम जो है वो 3000 रुपये। अब वो सूरत हाल है अभी आपने इससे पहले जो खबर डिस्कस की, जिसमें आपने बताया कि 2 लाख एकड़ जो है वो आबादी, जो एरिया है, फसल बढ़ गया होगा, ये बढ़ गया होगा। यहां पे फसलें डैमेज हुई,
अब इसके बाद आप सोचते हैं कि जिन लोगों ने गंदम की जखीरा अंदोजी कर रखी है वो आपको ये गंदम जो है वो 3,000 रुपये देंगे, नहीं देंगे। और क्या हुकूमत को नहीं पता, सारी चीज़ें पता होती। क्या ये रिपोर्ट्स आपका ख्याल है कि राव साहब ने तो बड़ा यहाँ पे वो चाइना से क्योंकि अभी आए हैं तो इनको शायद पता नहीं कि ये सिस्टम इसी तरह चलता है। यहाँ पे स्पेशल ब्रांच ऑलरेडी रिपोर्ट्स जनरेट करती है, यहाँ पे आईबी ऑलरेडी रिपोर्ट जनरेट करती है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट जो है ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इन डिपार्टमेंट्स, आप कह रहे हैं कि इनसे करवा ले, मैं कह रहा हूँ कि इनसे करवाने के बावजूद और ज्यादा मौसर और ज्यादा क्या, जो एक बंदे ने बता दिया यहाँ पे जो इसकी वजह से ग्राम फरोशी हो गई है, अब और ज्यादा मौसर वो वहां पे क्या करे जाके। इसके लिए ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, इसको जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो लोग ये ग्राम फरोशी नहीं रोक रहे, तो नया बना है, अभी नहीं नया बना। अना कैसी बातें करती है, आपके पास ये क्या सिस्टम पहले नहीं था? नहीं, पीरा की बात कर रही हूं, मैं पीरा की भी बात कर रही हूं। पीरा को भी आपको, ये तो पीरा को भी आपको जो है उसके लिए माफिया आ गया। सुन ले, मैं अभी आपको बताता हूं, इसकी मैं आपको मिसालें देता हूं। कई जगह के ऊपर आपने पेरा के जो अफसरान, जो एहलकार हैं, अफसरान नहीं एहलकार हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर फिरते नजर आते हैं। वो सिर्फ काले पेपर वाली गाड़ियों के शीशे उतार, उनके ऊपर पेपर उतार, जो उनका काम नहीं है। सुन ले, जो उनका काम नहीं है। इसी तरह आपने एक फुटेज देखी होगी कि बंदा सड़क के ऊपर खड़ा, वो अपने कंधे के ऊपर रख के चीजें बेच रहा है, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। शहर में क्या तजावजात खत्म हो गई? शहर में क्या ग्राम फरोशी खत्म हो गई? इस फोर्स को बने हुए 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3 माह में इन्होंने क्या रिजल्ट दिया? वो रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से सीएम पंजाब को नोटिस लेना पड़ा और उन्होंने कहा भाई ताड़ी मेहरबानी उन तक काम कर लो। ये लोग अभी भी काम नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर पूरे के पूरा माफियाज है। ग्राम फरोशी को सिर्फ एक बंदा नहीं करता, ग्राम फरोशी का पूरा एक नेटवर्क होता है। वो आटे का हो, वो चीनी का हो, वो दालों का हो, वो सब्जियों का हो, इसके लिए पूरा पूरा माफिया। सब्जियों का माफिया आपको मंडियों में नजर आएगा, जो सब्जी मंडियां हैं। आपको दालों का माफिया नजर आएगा अकबरी मंडी, चीनी की भी बात कर रहे हैं हम, चीनी की माफिया जो आपको वो भी अकबरी मंडी में नजर आएगा। आटे का माफिया जो है ये जो फ्लोर मिल्स हैं इनके अंदर नजर आएगा। तो ये वो तमाम लोग हैं। इस पे तो सीएम साहिबा ने जो है ना खासा बड़ा अच्छा किया, नोटिस लिया, बट लेकिन नोटिस से आगे जाने की जरूरत है। राव साहब से सवाल है। राव साहब, पीरा को 3 माह से ज्यादा हो गए। मैंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सबसे बड़ा मसला देखा है ना, चिकन के रेट हर जगह अलग है। अच्छा, अब पीरा क्या कर रहा है कि वो रेस्टोरेंट, वो दुकानें जो थोड़ी थोड़ी बाहर निकाली हुई हैं, जहां पर इरफान साहब ने मिसाल दी, खुद हमारा अपना प्रोग्राम न्यूज नाइट हुआ, बच्चा खड़ा है कपड़े बेच रहा है, हाथ में उसने कपड़े रखे हैं, उस बच्चे के बेचारे को उसने कपड़े लेकर, ये अहलकार पीरा के कर रहे हैं। काम है प्राइस कंट्रोल ना, काम है इन्फोर्समेंट, काम है कि आपने तो आज तक आपके मुर्गी के रेट तो कंट्रोल हो नहीं सके, वो किसने करने हैं सर? देखिए, यही हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स ले लें, पीरा का इम्तिहान, पीरा का ही ये इम्तिहान है और इससे अब इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है। अब इनसे पूछना है, अब डीजी पीरा जो है वो उनका काम है। अगर वो अपने ठंडे कमरे से बाहर निकलेंगे तो यकीनन जिन पॉइंट्स की आपने निशानदेही की है उनको भी ये नजर आएंगे। यकसा रेट नहीं है। अच्छा, ये इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव ही ये है। अच्छा, रेट इशू नहीं ना है आपके पास, वेट के लिहाज से प्रॉब्लम अलहदा है, फिर आप क्वालिटी जो है, क्वालिटी का अलहदा इशू है। ये सारी चीजें इन्होंने इंश्योर करनी है और डीजी पीरा की ये जिम्मेदारी है कि जो टीम्स डिप्यूट करे उनसे पूछे तो सही एटलीस्ट कि आपने फला मार्केट में गए थे, वहां पे आजकल तो सारा कुछ डिजिटल है। अब मैं हैरान हूं, मैं बीजिंग में थे तो इरफान साहब पूरा वीक बारिशों का है, ना कोई हमने वहां पे कैंप देखा, ना कोई वहां पे, ना हमने वहां पर कोई जो सैनिटेशन का अमला है इसकी सड़क पर नजर आया। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार जरूर थी। राव साहब, आप तो सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं, हम तो अपने पाकिस्तान और लाहौर की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जो तजावजात आपने क्या खत्म कर ली? क्या जो डीसी ऑफिस से या जो सरकार की तरफ से जो लिस्ट निकलती है, वो डीसी ऑफिस की तो बात ही आप क्या कर रहे हैं? डीसी और एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस के बाहर इंक्रोचमेंट है। हम यही कर रहे हैं। वो उनको नजर नहीं आती। रिपोर्ट्स ले लें भाई, अंधे को भी नजर आ रहा है तो रिपोर्ट्स जरूरी है इसके लिए। इरफान साहब, मैं ये कह रहा हूँ
के रूटीन में ऑब्वियसली रिपोर्टिंग होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी मौसर अंदाज में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं जो बता मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए देखिए वज़ीर आला पंजाब, मेरी बात सुने, वज़ीर आला पंजाब अगर दौरे क्यों कर रही है? इशू पे इनको दौरे करने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जो लोग जो थे, कई सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे कई ऐसी वीडियोस जिसमें कहा गया कि यहाँ पे हमें अभी तक रेस्क्यू के एहलकार नहीं पहुंचे, यहाँ पे हमें ये सहूलत नहीं मिली। वज़ीर आला निकली, उसके बाद आप देखें वो तमाम शिकायत जो हैं उनका सद्देबाब हुआ। लोगों को जो इंतजामिया है, जो मशीनरी है, वो हरकत में आई कि वज़ीर आला पंजाब बाहर है, किसी ने अगर शिकायत लगा दी तो हमारा जो काम तमाम हो जाएगा। जी, ऐसे ही। किसी ने भी अगर कह दिया कि यहाँ पे हमें रिलीफ नहीं मिला, यहाँ पे हमें खुराक नहीं मिली, यहाँ पे हमें कैंप नहीं मिला, हमें मेडिसिन नहीं मिली, हम सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। वज़ीर आला के विजिट से कितना फर्क पड़ा? आपने अभी तक जो है वो ये पैरा की जो फोर्स है इनकी तरफ से कोई इकदाम ऐसे देखे कि लोगों को रिलीफ या इन लोगों की वजह से कोई डर पैदा हुआ हो? जहां पे तजावजात थी वो ऑलरेडी अभी भी हैं। रेडियो का इशू वो आज भी शहर में है। ट्रैफिक की निशानदेही की जा सकती है, निशानदेही हर अगर जगह पे आपने ये निशानदेही है। कर रहे हैं, ये निशानदेही ऑलरेडी है इस इरफान पे, साहब, हर एक को पता है। राव साहब सिर्फ आपको नहीं पता क्योंकि आप चाइना से आए हैं। नहीं, अब क्या करना है? अभी अब क्या चाइना की सुपर सवाल पावर ये है की कि मिसाल। जिन जिन चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं कि रेडियां भी लगी हैं, मसाइल हैं, अब सीएम साहब वहां पहुंचे, ये होना है राव साहब, ये होगा। सीएम साहब पहुंचेंगे देखिए तो यहाँ पे मसला काम तो इस तरह ही होता है यहाँ कि पर वज़ीर आला पंजाब जब आएंगी वो उसके बाद सीएम की मसरूफियात सर और भी हैं। वो नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे। आपकी टीम, आपकी अथॉरिटी एक बना दी, वो काम नहीं कर रही, आपकी फोर्स काम नहीं कर रही, सड़कों पर अब सीएम साहब बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला को निकलना क्यों पड़ा था, हम यही तो बात कर रहे हैं। अब भी अगर जब तक वज़ीर आला पंजाब जो है इसके ऊपर नोटिस नहीं लेंगी, चीफ मिनिस्टर को निकलना चाहिए, जब नोटिस नहीं लेंगी, लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है, नोटिस नहीं लेंगी जब तक इन लोगों को जो है वो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं निकलना है तो फिर ये क्यों बनाई इतनी बड़ी फोर्स? मुझे बता दें। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप मुतमिन हो जाएं। देखिए हमारे यहाँ इदारों में इस तरह से खुद सेल्फ एक जो एक परफॉर्म करने का ट्रेंड है वो नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा सर, हमें तो सब कुछ बना के भी डंडे की जोर पे काम करवाना पड़ रहा है। आप बात करती है कानून की, हर तरह का कानून मौजूद है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं है। अब पीरा हो या इसके अलावा जो फोर्सेस बनी हैं, जब तक इनके ऊपर डंडा लेके ना कोई चढ़ेगा तो ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए एक डिपार्टमेंट बन गया, उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको वसाइल दे दिए, आपको तमाम तरह इक्विपमेंट दे दिया, आपको तमाम तरह फैसिलिटेट कर दिया, अलग से आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है सड़कों से इंक्रोचमेंट हटाना, आपकी जिम्मेदारी है ग्राम फरोशी को कंट्रोल करना, आपकी जिम्मेदारी है महंगाई को, सरकारी रेट्स को एग्जीक्यूट करवाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये वो आइडियल बातें हैं जो हम अब इदारे अगर काम करें, फिर इस पे एहतसाब करना है ना, उन लोगों को निकाल के बाहर करें जो नहीं काम कर रहे हैं। अगर इदारे काम करते हो तो फिर चीफ मिनिस्टर को शायद निकलने की जरूरत ना पड़े। फिर चीफ मिनिस्टर तमाम चीफ मिनिस्टर साहब से देखिए, आपने तो आवाम के भले के लिए ये सब कुछ बनाया, आपने आवाम का जो अच्छा सोच के सब कुछ बनाया। अब जो अच्छा नहीं करना चाह रहे उनको निकाल के प्लीज बाहर करें। ब्रेक की तरफ चले जाते हैं जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर है जी दुरे नायाब की, और खबर यह है कि शहर के मरकज से मोटरवे टूल प्लाजा का सफर सिर्फ 10 से 15 मिनट में अब तय होगा। लाखों गाड़ियां इससे मुस्तफिद होंगी, चीफ इंजीनियर ये कहते हैं जी। अच्छा जी, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। गुलबर्ग से मोटरवे टूल प्लाजा को ये जोड़ेगा। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 11.5 किलोमीटर पर मुहित होगा। हम तो खासी देर से ये सुन रहे हैं, बट अभी भी मंसूबे पर सिर्फ और सिर्फ वर्किंग शुरू हुई है। अब आई डोंट नो कि वो बहुत खूबसूरत सी एक वीडियो जो हम अरसा दराज से देख रहे हैं, तो वो वर्किंग के बगैर ही बन गई थी, और वो जो पूरा आपने बता दिया कि ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कहाँ से होकर कहाँ जाएगा, वो वर्किंग के बगैर ही हो गया था। बट ठीक है जी, आप बेहतर समझते हैं कि अब किस टाइप की वर्किंग हो रही है। इरफान मलिक साहब, बिल्कुल, मुझे ये जब का मंसूबा अब तो बन के फारिग भी हो जाना, अभी स्टिल वर्किंग। बिल्कुल अगर आप मुझे अलाउ करें इरफान साहब, प्लीज आप मुझे अलाउ कर दें। मैं थोड़ा इस पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि बराह रास्त इसका इफेक्टिव हूं मैं।
ये अभी तो बना भी नहीं, वर्किंग हो रही है, आप मुतासिर भी होंगे। वहाँ पे इनकी जमीन है ना, वहाँ मैं पे आपको गुजारिश करना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट्स का, ये 2013-14 में डिजाइन किया गया था, 2014-15 में इसका अवार्ड हो गया। 15 में जब अवार्ड हुआ तो इस पर तकरीबन 5.5 से 6 अरब रुपए लैंड एक्विजिशन पर खर्च किए गए, लेकिन 15 में ही, अक्टूबर 15 में ही, चूंकि ऑरेंज लाइन ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर ये पसे पुश डाल दिया गया। फिर इसको फरवरी 2017 में शुरू करने की कोशिश की गई। तो इस प्रोजेक्ट के जो पीछे जो अकाबरीन थे या हुकूमती शख्सियात थी, वो नैब का आपको पता है, उसकी वजह से ये पेंडिंग हुआ। फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती है, बुजदार साहब की हुकूमत जाती है, उसमें ये प्रेजेंट किया जाता है। ये 26 अरब रुपए का टोटल प्रोजेक्ट था 2014-15 में था। जब और ये न करने की वजह से बुजदार की हुकूमत में ये 43 अरब रुपए पर चला गया। और उसके बाद फिर जब दोबारा जब परवेज इलाही साहब बने तो ये 71 अरब रुपए तक चला गया। परवेज इलाही साहब ने ट्वीट की कि लाहौरियों को तोहफा। और उसके बाद जब अभी बना नहीं है ये, अभी ये याद रखिएगा, अभी ये सिर्फ ये प्रोजेक्ट है, अभी और पैसे देखिए कितने बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं। और अब जबकि इसमें निगरान दौर में भी एक एफर्ट की गई और इसके हवाले से सारी फिजिबिलिटी मंगवाई गई, तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट 83 बिलियन रुपए तक चला गया। तो आज की जो आवाज आ रही है वो ये है कि ये तकरीबन 100 अरब के करीब है। 115 और इसको आप अंदाजा लगाएं रुपए का। अच्छा, अब का इसका फायदा क्या है? ये लाहौर का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि 10.7 तकरीबन किलोमीटर का ये एरिया है और बिल्कुल शहर के वस्त में है। ये कनेक्ट करेगा गुलबर्ग को, केनाल को, उसके बाद फिरोजपुर रोड को और मुल्तान रोड, फिर जो रिंग रोड है, और रिंग रोड के बाद ये मोटरवे पर जाएगा। और आप हर जगह पर आपको एंट्री एग्जिट होगी और बीओटी मॉडल पर अब इसको ले जाया जा रहा है। जो सवाल है वो ये है इसमें कि इस प्रोजेक्ट में जो अराजी एक्वायर की गई थी उसमें उसके 2018 के डिसीजंस हुए और 2018 में रेट, चूंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर शहर की अराजी और जो मौजा नुनारियाँ के जो मुतासरीन थे इस प्रोजेक्ट के, उनको 31,250 रुपये फी मरला पर मरला के हिसाब से दिया गया। जबकि उसके बिल्कुल साथ मौजा शेरा कोट जो कि उसकी जो अराजी एक्वायर की गई वो 9,15,000 रुपये फी मरला के हिसाब से एक्वायर की गई। तो यूं अगर हम केनाल में आपके आसान कर दें तो मौजा नुनारिया की राजी 2 लाख और मौजा नुनारिया की राजी तो थी 2,07,000 रुपये पर कनाल, और मौजा शेरा कोट की जो कि बिल्कुल पैरेलल है उसकी अराजी जो है वो 2,07,00,000 रुपए में फी कनाल एक्वायर की गई। तो ये बहुत बड़ा तजाद था, ये इशू रहा इस मौजा के हवाले से। और इसके अलावा चीज़ें सारी वैसे सेटल्ड हैं इस मौजा में, और तकरीबन इसमें 815 कनाल राजी जो है वो एक्वायर की जा चुकी है और 670 कनाल राजी है मौजा नुनारिया की जो एक्वायर की गई है। बस अड्डे शिफ्ट होने थे, मेट्रो स्टेशंस, एक लाइन मेट्रो की देनी थी, लेकिन वो सारे जो चीज़ें हैं फिजिबिलिटीज और वो सिवाय इसके रेट इंक्रीज होने की और कुछ नहीं हुआ। और आज हम दोबारा इसको सुन रहे हैं, आप देख लें 2013 रेट शायद इंक्रीज करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी जिनकी एक्वायर की गई है, जिनकी जमीनें एक्वायर की गई हैं, जो डिसीजन आप कह रहे हैं 2018 में हुआ है, उस डिसीजन को भी रिवाइव किया जा सकता है, उसको भी रिवाइज किया जा सकता है। जैसे आप देखें कि अगर हर चीज के अब इसका रेवेन्यू कैसे, इसका बजट कैसे बढ़ा, इसका बजट जो 26 अरब रुपए था 2014-15 के अंदर, वो अब 2025 में आकर ये 115 अरब जो है वहां तक बात चली गई। अब इसका मतलब है ये जो 4 गुना बढ़ गया। तो जिन लोगों ने से जगह एक्वायर की जा रही है तो ये चीजें उनको भी जो है उनको नहीं देंगे, उनके गवर्नमेंट की पॉलिसी है। वैसे रेट किसी चीज का भी कैसे बढ़ता है। अगर एक प्रोजेक्ट जो आप 25 अरब रुपए में बना रहे थे तब भी वही रेट सीमेंट बजरी उसके ऊपर लगनी थी, वही जो चीजें जो प्रॉपर्टी एक्वायर करनी थी वो सारी चीजें वही थी, कोई नई चीज नहीं आई इसमें। लेकिन क्योंकि डिले किया गया, फिर कहा गया क्योंकि सीमेंट, रेत, बजरी और इन चीजों के रेट जो है बढ़ गए हैं, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब जिन लोगों ने ये कॉस्ट बढ़ाई और बताया कि ये अब 115 तक चली गई है, तो उनको चाहिए कि जिन लोगों की जमीनें जो है वो ले रहे हैं, उनको एक्वायर कर रहे हैं,
उसकी भी कॉस्ट नहीं, बीच वो में शामिल कानून की के जाए। मुताबिक कानून के उसका- मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसमें रिलीफ कि दिया जा रिलीफ सकता है। दिया जा सकता है। अब देखें कि उसमें इन्होंने 6 अरब रुपया सरकार का तकरीबन पिछले 8 सालों से सर्वे वो के लिए आठ जो है वो, नहीं 6 अरब रुपया इस पे लैंड एक्विजिशन की मद में खर्च किया जा चुका लेकिन है। अरबों रुपया मैं आपको और- बताऊं इसमें सर्वे और में भी लग इसमें- गया कि जी, जी, जी। आपने टीम और- अक्वायर जो जी, जी। हायर की, जिसने आपको बताया कि यहाँ पे अब- ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, अब- वो सर्वे करने के ऊपर भी अरबों रुपया और इस खर्च प्रोजेक्ट किया जा चुका इस है। प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले आपने जो लैंड एक्विजिशन का तकरीबन इसका इशू जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो रिजॉल्व ना हो, वो रिजॉल्व हो सकता है, चूंकि फैक्ट्रीज की जो डिमांड थी उस वक्त मान ली गई और उसके बाद फिर उनको चूंकि एक कानून के मुताबिक उनके केसेस जो थे वो देखिए, ट्रिब्यूनल ये में भी गए, चेक करने की डिसीजन जरूरत है, हुआ, लेकिन जिनको पैसे मिले नहीं 9 लोगों लाख को। रुपया अब मरला ये के हिसाब से पैसे दे हाँ। रहे हैं, वो लोग कौन है? वो हाँ। क्या एलडीए के कोई अपना, नहीं, वो LDA के नहीं, वो हम उस बात वक्त कर के- रहे हैं, उस वक्त के हम ADCR बात थे। कर रहे हैं कि जो भी हैं वो चेक किया जाए कि उन लोगों को इतनी फैसिलिटी अब क्यों दी ये- जा रही है। अब ये और मसला जो ये है मौजा कि- नारियां के लोग हैं जिनकी जगह 31,000 रुपया पर मरला के हिसाब से, और उसके बिल्कुल थोड़ा सा वाय के ऊपर बिल्कुल 1 नहीं, किलोमीटर भी बिल्कुल नहीं वाट के साथ वाट है जी बनता, उनकी। बिल्कुल 1 किलोमीटर भी नहीं और- बनता उस रास्ते के ऊपर जहां पे Same आप है, एक ही 9 जगह। लाख रुपया पर मरला के हिसाब से जगह दे रहे हैं। तो 2 इन चीजों करोड़ को 7 भी, लाख इन चीजों मरले के हिसाब से 2 मैं बात 2 कर रहा करोड़ हूं। 7 लाख कनाल की आप और बात कर रहे हैं, नोनारिया मरला की की बात कर रहे कनाल जो है वो 2 लाख की बस। तो ये कहाँ चीजें 2 जो हैं, करोड़? ये इसको पहले इन चीजों को भी देखना चाहिए एलडीए को कि उन अब लोगों इसको- को नहीं, क्यों ये तो फैसिलिटेट लाज़िम किया व जा रहा है मलज़ूम और है बाकी जी लोगों को चीज़ें। क्यों चलें, स्नब we किया hope जा रहा कि है। ये डिस्कशन जो है इस पर गौर भी किया जाए, लाजमी जो मुतासरीन है उनकी दादरसी भी साथ साथ होनी चाहिए। तरक्याती कामों के अगेंस्ट नहीं हम, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बट इन चीज़ों को भी साथ साथ याद रखें जी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद कहने लगी थी जी, एक बार फिर से आपको कहेंगे। अच्छा, साइबर क्राइम एजेंसी को करप्शन पर कार्रवाई का इख्तियार मिल गया है। साइबर क्राइम एजेंसी को इरफान साहब जरा समझा दे खबर। जी बिल्कुल, आपको बताएं ये इख्तियार अभी मिला नहीं है। इख्तियार आपने क्या मिल गया? नहीं, मैंने नहीं कहा। मिलेगा? अच्छा, मिलेगा, sorry। हाँ, मिलेगा, sorry। मिलेगा। इसके लिए जो वर्किंग का आगाज कर दिया गया है, इसमें आपको ये पहले एक चीज़ बताएं कि जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्योंकि ये पहले एफआईए के साथ एफिलेटेड था, साइबर क्राइम उसका विंग था, इसको अब इंडिपेंडेंट इदारा जो है वो बना दिया गया। अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, जहाँ पे पहले सिर्फ साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए जो इख्तियारात थे, आपका जो सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ें जो हैं इंटरनेट के ऊपर आपको हरासा किया जाए या कोई फ्रॉड किया जाए तो उसके ऊपर केसेस ये करते थे। लेकिन उसके बाद इसको जो है स्ट्रेंथन करने स्टेप बाय स्टेप किया गया। पहले इसमें ब्लास्फेमी के केसेस जो थे वो इसको रेफ़र करने शुरू किए गए, यानी कि ब्लास्फेमी के केसेस भी सारे अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील करता था। फिर इसको चंद दिन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इसका जो आमला एक एक्ट है 2016 में बनाया गया था, इसको भी जो इख्तियारात वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को दे दिए गए। यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, और अब इसमें आप चीज़ देखने वाली ये है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो ज़्यादातर डिजिटल, और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का इफेक्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जो के इख्तियारात जो हैं वो भी इनको दे दिए गए। जो एफआईए के पास थे वो एफआईए से लेकर, एफआईए भी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी करेगी। और अब इसके अंदर जो है एंटी करप्शन, जिसकी बेस जो है वो आपका पंजाब में एंटी करप्शन वफाक में नैब और ये इदारे कर रहे थे, और उसके साथ साथ एफआईए भी इसको देख रहा था। ये तमाम इख्तियारात भी जो हैं अब उसको भी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को देने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए वर्किंग पेपर का आगाज़ हो गया है। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे सामने आए कि लोगों ने जो सरकारी जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले एक वफाकी वज़ीर का बयान सुना होगा कि कुछ लोगों ने यूरोप में प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली हैं। तो अब ये पैसा गया कैसे, और पैसे को यहाँ से मनी लॉन्डर तो किया गया, उसमें एंटी करप्शन जो है, क्योंकि वहाँ पे वो उनको गिरफ्तार किया गया था एडीसीआर को, और उसके साथ साथ ये केसेस देखे जा रहे हैं कि जो सरकारी अफसरान, सरकारी एहलकार यहाँ पे अगर कोई करप्शन करते हैं तो पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी बाहर होगी।
तो ये तमाम चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जिसमें मज़ीद इख्तियारात इनको दिए जा रहे हैं। और इसके भी आपको बताएं कि ये इम्कान है कि आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर इसका भी गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जहाँ पे ब्लास्फेमी, वहीं पर जो मनी लॉन्ड्रिंग और अब जो है वो एंटी करप्शन के जो केसेस हैं वो भी इनको दिए जाएंगे, और ये उन सरकारी अफसरान और उन एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकेंगे। वी होप के कर सके। अच्छा जी, बारिशों में डेंगू की अफजाइश और डेटा छुपाने का इंकशाफ हुआ है, जाहिद चौधरी साहब की खबर है। और एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ना अब ये बारिश के बाद की सूरत हाल, बहुत सारे लोग मलेरिया और डेंगू का शिकार हो रहे हैं। राव साहब देखिए, डेटा को छुपाना ये कोई पहली बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है। डेटा को छुपाने का मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी गफलत है, जुर्म है, ये गफलत नहीं, ये जुर्म है। इरफान साहब, दुनिया का निजाम ही डेटे की बुनियाद पर है। राव साहब, ये प्लान करके यहाँ पर डेटा छुपाना, जो इसको सिर्फ गफलत नहीं कहेंगे, इस पे कम से कम जो सजा है ना, इसको यकीन जानिए कि डेटा छुपाने पे, आप डेटा जमा कराने में प्रॉब्लम क्या है? मैं तो ये, अगर मैं तो खुद वो डेंगी कर रहे हैं, मैं अगर डेंगी वर्कर हूँ, हाँ। तो मुझे तो बताना चाहिए ना फलां जगह पे डेंगी है, उसका डेटा। असल में मसला ये है ना, अब इस डेटे को छुपाना मतलब कि आप अंदाजा लगाएं कि ये वो जुर्म है जो नाकाबिले माफी है, क्योंकि डेटा की बुनियाद पर आप आगे बढ़ते हैं, डेटा की बुनियाद पर आपने सारी कार्रवाइयां करनी होती हैं, डेटा की बुनियाद पर आपने लाया अमल आइंदा का तय करना है, डेटा की बुनियाद पर ही आपने तमाम तर जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर हमेशा हम देखते हैं कि डेटा छुपाने को, डेटा ऐड ना करने को, इसको कोई जुर्म नहीं समझा जाता और ये बस फर्जी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है इस हमारी सोसाइटी के साथ, कि बड़े मज़े से जो सरकारी अफसरान हैं, ये वर्कर्स हैं, वो डेटा को जो है वो छुपाने में कोई आर महसूस नहीं करते। ये वो जुर्म है जिसके फिर आपको भयानक नताइज भुगतना पड़ते हैं। शहरियों की मिसाल के तौर पे, अगर 100 मकामात पर लार्वा है और आपने 25 मकामात की को डाल दिया उसमें, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, कैसी बातें करते हैं आप, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए इसकी भयानक क्यों है, मैं देखें इसमें वजह है, ये डाटा क्यों छुपाया जाता है। सवाल ये है कि डाटा क्यों छुपाया जाता है। डाटा इस वजह से छुपाया जाता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपना डाटा जो है वो दफ्तर में अपना ट्रांसफ़र ही नहीं करूंगा, मैं अपनी चीज़ें बताऊंगा ताकि मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस ना हो सके। सर आप फिर फारिग हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, यही बात है कि वो लोग जिन लोगों ने डेंगू को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने हैं, जिन्होंने स्प्रे करने हैं, जिन्होंने सर्वे करने हैं जाकर के घरों के अंदर, वहाँ पे डेंगू तो नहीं है, वहाँ पे किसी जगह के ऊपर ऐसे अफजाइश तो नहीं हो रही, वो लोग काम नहीं करते। और उनको चेक करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिली भगत के बाद ये डाटा जो है वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर, क्योंकि आप अपने घर की मुझे मिसाल बता दें, राव साहब मुझे अपने घर की मिसाल बता दें, मैं अपने घर की मिसाल बताता हूँ। मेरे पास इस पूरे सीजन के अंदर कोई डेंगू वर्कर नहीं आया जिसने आगे चेक किया हो कि घर में पानी है कि नहीं, घर पे पानी, किसी जगह पे पानी है कि नहीं, चेक करने के लिए कोई लोग नहीं आए। इसी तरह राव साहब, या आप बता दें मुझे कि आपके इलाके में देखिए ये चीज है, जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप काम नहीं करेंगे तो फिर झूठी एंट्रीज इसी तरह होगी और उसका नुकसान क्या होगा कि डेंगू के नुकसान कोई नहीं भुगतेगा, अवाम नहीं, मैं अवाम के लिए बता रहा हूँ कि अब अगर किसी एरिया के अंदर डेंगू मौजूद है और सरकार को पता ही नहीं है कि यहाँ पे डेंगू मौजूद है या नहीं है, तो ना तो सरकार को इकदाम करेगी और ना जिन इदारों ने उन्होंने चेक करना है। हॉस्पिटल्स में आप देखें, हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ें चल रही हैं। हॉस्पिटल्स में जो डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं उनका डेंगू का टेस्ट नहीं किया जा रहा, उनके सिंपल टेस्ट करके उनको अब सिम्टम्स तो, और वजह भी यही है ना कि आपने बेसिकली डाटा छुपाना है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे।